नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पीसीएस प्रीलिम्स का परिणाम आने के बाद से ही बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें एक तो पीसीएस प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेके बहुत सारे संशय हैं। मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप में और बाकी जगह पर इसके बारे में लिखा था, क्योंकि ऐसा देखने में लग रहा है कि बहुत सारे कम अंक वाले बच्चे जो है ये दावा कर रहे हैं कि उनका हो गया है, ज़्यादा अंक वाले बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। और इन सब में सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि फाइनल आंसर की और कट ऑफ, ये जो है फाइनल जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद जारी होता है। तो जहाँ तक औचित्य का प्रश्न है, अगर उसके बाद ये सब चीज़ें जारी की जाती हैं तो उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता, क्योंकि अगर आज कोई संशय है किसी के पास या जो है पहली आंसर की के बाद जो है ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए हैं, तो उसका परिणाम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हमने ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए थे उसके अनुसार आयोग ने क्या निर्णय लिए, कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, कौन से जो है रखे गए हैं, किन के आंसर्स बदले गए हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपना वास्तविक मूल्यांकन कर सकें, साथ में जो विवादित प्रश्न थे उनका सही उत्तर क्या माना गया है, क्योंकि अगर वही प्रश्न या उससे मिलता जुलता प्रश्न किसी अन्य परीक्षा में आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका सही उत्तर क्या है। अब 2 साल बाद अगर उत्तर की आंसर की आ भी जाती है तो 2 साल बाद उस प्रश्न का उत्तर जानकर क्या फ़ायदा होगा, तब तक तो आप जो है आपके सामने हमेशा जो है संशय की स्थिति बनी रहेगी। तो इसके लिए काफ़ी लोग प्रयासरत भी हैं। आपने इधर 2-3 दिन के न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, बहुत सारे छात्र जो है उन्होंने ज्ञापन वगैरह भी दिया है आयोग को कि एक तो फाइनल आंसर की जारी की जाए, कट ऑफ जारी किया जाए, और साथ में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जल्द से जल्द डेट जारी की जाए, क्योंकि 2023 की वैकेंसी है। आज हम लोग 2025 में हैं और मार्च का महीना शुरू हो चुका है। इसके बावजूद जो है अभी तक इसकी डेट ही नहीं क्लियर है, तो परीक्षा कब होगी ये अपने आप में बड़ा एक प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, हमारे यहाँ जो ऑफिस का व्हाट्सएप है उस पर बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे कि थोड़ा सा जो है आप लोग को इस बारे में क्लैरिटी की जाए कि एक तो एग्ज़ाम कब हो सकता है, दूसरा एग्ज़ाम जब भी हो तो आपके सामने एक संशय है। जिन्होंने पीसीएस प्रीलिम्स निकाल लिया है वो मेंस की तैयारी करें या आरओ की तैयारी करें, और जिनका जो है पीसीएस प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है तो उनके पास ये संशय है कि जो है क्या हम अगले पीसीएस की तैयारी करें या जो है पहले आरओ की तैयारी करें, तो आरओ कब हो सकता है। तो ये सब चीज़ों पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन जो है पूरा प्रयास करूँगा कि एक तार्किक तरीके से जो है आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। और 5-6 बड़ी बातें हैं परीक्षा की तैयारी की जो मैं हमेशा करता आया हूँ, उसको एक बार फिर से जो है रिपीट करूँगा आज के इस लेक्चर में कि अभी से भी अगर आप सजग होके और आरओ के लिए भी पढ़ रहे हैं तो जितना भी समय आपको मिलता है, हम मान के चले कि जून में परीक्षा होगी, जैसा कि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, बहुत से लोग तो उसके आगे भी पहुंचा दे रहे हैं परीक्षा को, और मई की संभावना से भी अभी तक इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी ही नहीं है कि जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है या नहीं दी है, या कब तक देगी, या उसका निर्णय क्या होगा, 1 पाली वाला 2 पाली वाले में से क्या जो है वो चयन करेगी। निश्चित रूप से अगर वो 2 पाली में होगा तो फिर से जो है विरोध प्रदर्शन उसका होगा और परीक्षा जो है फिर प्रभावित होगी। तो समझदारी तो इसी में है कि 1 पाली में ही कराया जाए। उसके लिए थोड़े बहुत अगर नियमों में बदलाव करने पड़ रहे हैं, नियमों में ढील देनी पड़ रही है, तो वो जो है शासन और प्रशासन का जो है वो संदर्भ है, उस पर वो जो है संज्ञान लेकर अपने हिसाब से जो है कार्रवाई करे। तो हम आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब से जो है पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है तो बहुत लोग जो है जो पीसीएस प्रीलिम्स से आस लगाए बैठे थे और उन्होंने अपना आरओ पर से ध्यान हटा रखा था, अब वो कहीं ना कहीं फिर से आरओ पे उन्होंने अपना ध्यान फोकस किया है। और कोर्स के बारे में बार बार डिमांड आ रही थी कि जो 50% वाला जो डिस्काउंट है वो एक बार फिर से जो है सर लेके आइए। तो मैं आपको बता दूं कि होली के जो है इस परिप्रेक्ष्य में जितने भी आरओ के कोर्सेज हैं, समीक्षा अधिकारी के जितने भी कोर्सेज हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, मतलब फाउंडेशन बैच हो गया, प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला, वनली प्रीलिम्स वाला, वनली मेंस वाला और वनली हिंदी वाला, ये सारे वीडियो कोर्सेज
और इसके अलावा जितनी भी RO की टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें एक जो है वीडियो टेस्ट सीरीज हमारी है जो सबसे पॉपुलर है, एक जो है इसमें जो है 9000 क्वेश्चंस लगभग हैं, एक 47 टेस्ट की सीरीज है, ये भी बहुत बढ़िया है, और एक जो है हिंदी की अलग से टेस्ट सीरीज है। तो इन टेस्ट सीरीज में से जो है सभी पर जो है अब 50% ऑफ इन पर भी रहेगा होली तक। होली तक के लिए जो है ये ऑफ़र आपको दिया जा रहा है। जिसको भी एडमिशन लेना है वो ले सकता है। आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई भी सलाह चाहिए पढ़ाई लिखाई संबंधित, करियर से संबंधित, या कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से जो है अपने किसी टीचर को बताकर जो है उससे कंसल्ट कर सकूं, तो आप निश्चिंत होकर इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। एक व्हाट्सएप नंबर है, हृदय सर के पास ये रहता है, और हृदय सर जो है पूरी आपकी हर बात को सुनकर उसका जो है माकूल जवाब देंगे। जिसको और किसी और टीचर से भी बात करनी हो तो उनके थ्रू जो है आप जो है रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 50% वाला ऑफ़र जो है होली तक के लिए हम जो है ओपन कर रहे हैं। इसलिए जो है जिनको भी एडमिशन लेना है वो ले लीजिए, क्योंकि ये जान लीजिए अभी भी आपके पास 3-4 महीने हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप अभी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की स्थिति में है। तो शुरुआत करते हैं अपने मुख्य कंटेंट की, जो है कि कब होगी परीक्षा। तो कब होगी परीक्षा, इसके जो है जो जवाब है वो किसी के पास नहीं है वास्तविकता में, लेकिन एक कैलेंडर में हिंट हैं कि किन किन डेट्स में परीक्षा संभावित है, जिस पे कई सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, मैंने भी जिस पे बार बात की थी। तो जो अभी सिचुएशन है वो सिचुएशन ये कहती है कि अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि अब जो है छात्रों ने जो है आयोग पर प्रेशर बढ़ाया है। कुछ छात्र जो है वहाँ पर संगठन के रूप में वहाँ पर जाके मिल भी चुके हैं, अपना ज्ञापन भी दे चुके हैं। कुछ लोग आगे की भी योजनाएं बना रहे हैं, और इसलिए जो है अब जल्दी ही इस पर कोई ना कोई एक्शन आपको सुनने को मिलेगा। कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, और साथ में जो है बहुत जल्दी ही कोई ना कोई डेट आ सकती है इसके बारे में। तो जो मोस्ट प्रोबेबल डेट्स बताई जा रही हैं वो जून की बताई जा रही हैं। जून में भी जो कैलेंडर में जगह खाली छोड़ी गई थी, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो जून में 1 जून की डेट आरक्षित है और 15 जून की डेट आरक्षित है। ये 2 डेट्स जो हैं ये रिज़र्व करके रखी गई हैं। बाकी जो है आपका PCS की जो है मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है 29 जून से, तो उधर तो ये एग्ज़ाम जाना नहीं है, उससे पहले हो सकता है। और किसी विशेष परिस्थिति में अगर आयोग बहुत ही जल्द तेज़ी दिखाएगा तो ये थोड़ा सा जो है पहले मई में भी आ सकता है। मई में 11 मई की डेट यहाँ पर दी हुई है, इस पे भी जो है जा सकता है। लेकिन अप्रैल की संभावनाएं अब बहुत ही क्षीण हो गई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कराने से पहले आपको पता है कि लगभग 1.5 महीने पहले ही डेट अनाउंस करनी पड़ती है, और आयोग को भी समय चाहिए होगा, और अभी सारी चीज़ें जो है हिडन हैं। तो किसी भी जो है अगर बहुत आयोग जो है तत्परता दिखाएगा तो मई में संभव हो सकता है, जिसके चांसेस थोड़ा सा कम हैं। 11/5 की जो डेट दी हुई है 11 मई की, ये हो सकती है। अन्यथा 1 जून और 15 जून ये 2 डेट्स ऐसी हैं जिन पे जो है सबसे ज़्यादा चांसेज हैं एग्ज़ाम होने के। ये 2 डेट्स पे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के चांसेज हैं। फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा जो है सेफ साइड होके चलिए, और आप हमेशा ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है अर्लीस्ट पॉसिबल किसी डेट में हो सकता है। तो आप अप्रैल के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि कोई भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी तरह का आपके पास ऑफिशियल कंफर्मेशन आज की डेट में नहीं है। तो 27 अप्रैल एक आपके पास डेट है, उसके बाद 4 मई की आपके पास डेट है, और उसके बाद जो है 11 मई की आपके पास डेट है। इन डेट्स में भी एग्ज़ाम हो सकता है। हम क्यों कहें कि इस पे एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ऐसी कोई अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। और हमेशा जब तैयारी की बात होती है, क्योंकि आपका वहाँ पर भविष्य दांव पर लगा है, आपका जो है आपकी सारी मेहनत दांव पे लगी है, तो हमेशा जो है नियरेस्ट पॉसिबल डेट को ही जो है फाइनल डेट मानकर अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलाइन करके चलना चाहिए। दूर होने पे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर पास में हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दूर मान के बैठे हैं।
तो 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई और उसके बाद तो जून है ही है, 1 जून और 15 जून, ये डेट्स है ही हैं। लेकिन किसी भी जो है संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी तैयारी का जो तरीका है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हम जो है अपने आप को 27 अप्रैल के लिए तैयार मानकर चलें। 27 अप्रैल को अगर हम जो है मान के चलेंगे तो अगर डेट्स आगे जाती भी हैं तो भी हमको नुकसान नहीं होने पाएगा। हालांकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम होना थोड़ा सा टफ है, मई और जून में मैक्सिमम लोग कह रहे हैं और सबसे ज़्यादा संभावनाएं जून में व्यक्त की जा रही हैं। इसलिए लेकिन फिर भी आप जो है चूँकि पहले भी तैयारी कर चुके हैं, आप रिवीज़न मोड में हैं, तो अपनी तैयारी को इस प्रकार से करिए कि आपको जो है मिनिमम लॉस हो। आप अगर जून की अभी से सोच के बैठ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से शिथिल भी पड़ जाएंगे। इसलिए अप्रैल लास्ट मान के तैयारी करिए। मई में जाता है एग्ज़ाम, जून में जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको और समय मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ हैं और कोई भी डेट्स पे फाइनल मुहर ना हम लगा सकते हैं ना किसी और को लगानी चाहिए। ये काम है आयोग का। हम एज ए स्टूडेंट जो है ये सोचना हमको चाहिए कि हम जो है जो नियरेस्ट पॉसिबल डेट हमको समझ में आती है उसको हम आधार बनाकर ही हम तैयारी करें, तो वो जो है ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जो है ये सारी डेट्स हैं और यहाँ पर आप जानते हैं पीसीएस की भी डेट आपको पहले से पता है, प्रीलिम्स की। जो लोग आगे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पहले से ही जो है प्रारंभिक परीक्षा की डेट दी गई है, वो है 12 अक्टूबर 2025। तो जैसे कई सारी एग्ज़ाम्स में अगर आप कंफ्यूज हैं, अभी मैं आगे इस बात को लूँगा, तो कैसे किस चीज़ की हमको तैयारी करनी चाहिए इस पर जो है हम मंथन करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 3-4 तरह की क्वेरीज़ हैं, सभी को हम जो है यहाँ पर एड्रेस करेंगे। यूपी पीसीएस मेंस 2024, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मेहनत से और अपने भाग्य से या दोनों के मिश्रण से, ठीक है, वो पीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर गए हैं। तो ऐसी दशा में अब उनके साथ ये समस्या है कि उनकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंककि उन्होंने जितनी भी पढ़ाई की थी वो प्रीलिम्स बेस्ड की थी अभी तक जो है। और मेंस में आप जानते हैं पीसीएस के 6 पूरे बड़े पेपर होते हैं और 6 पेपर को जून में आपका एग्ज़ाम है। जून तक 6 पेपर को तैयार करना, उसके अलावा हिंदी भी तैयार करना, निबंध भी तैयार करना, हिंदी व्याकरण पूरा तैयार करना, तो एक चैलेंजिंग काम है। तो ऐसे कई सारे लोगों की क्वेरी आई जो है, खासकर हमारे स्टूडेंट्स जो है करीब 50-55 जो है हमारे बैच से, हमारे ग्रुप से या जो है जो हमारे आरओ के बैच में हैं वहाँ से ये लोग जो है क्वालिफाई किए हैं, इनके बारे में जिन्होंने खुद लिख के भेजा है कि जो है मेरा क्वालिफाई हो गया है। तो उनमें से जो है 50% की यही क्वेरी थी कि सर हमारा पीसीएस मेंस तो तैयार नहीं है, या मेंस में मान लीजिए हमारा 1 ही 2 पेपर तैयार है, तो क्या हमको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या हमको जो है आगे के आरओ प्रीलिम्स पर ही अभी फोकस करके चलना चाहिए। और उन्होंने जो मतलब तैयारी जो उनका बेस था वो आरओ ही था, उन्होंने पीसीएस भी दिया क्योंकि जीएस उनका ठीक रहा होगा, तो उनका जो है क्वालिफाई हो गया। तो देखिए मित्रों, ऐसे दशा में बिल्कुल ईमानदारी से आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपका पीसीएस मेंस जो है नहीं तैयार है, अगर 50% या उससे ज़्यादा तैयार है, तब तो आपके पास जो है समय है। अभी जून में इतना भी कम वक्त नहीं है, मार्च चल ही रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो लमसम 4 महीने से कम 3.5 महीना तो हम मान ही सकते हैं, 3.5 महीने का समय आपके पास है, तो आप जो है चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है या आपने केवल 1 ही पेपर 5 पेपर में तैयार कर रखा है, तो जो है आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप जो है दोनों को साथ लेके चलें, कंबाइंड कैसे लेके चल सकते हैं? आपने पीसीएस प्री निकाला है, यानी आपने इतने टफ पेपर में से क्वालिफाई किया है, यानी आपका जीएस ठीक ठाक है। तब जब जीएस ठीक ठाक है तो आपको आरओ प्रीलिम्स के लिए ऑटोमेटिक आपको केवल जीएस का रिवीजन करना है। तो ऐसे में क्या करिए, आप पीसीएस मेंस को भी जो है पढ़ते रहिए साथ में, और 2 घंटा जो है जीएस जो आरओ का जो प्री है, क्योंकि सेम है मेंस पीसीएस और आरओ में, तो उसको जो है 2 घंटा जो है अतिरिक्त समय दीजिए
और उसके अनुसार जो है अपना काम करिए। तो अगर आपका मेंस का कुछ पोर्शन तैयार है, पीसीएस मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 20-30%, 40% भी तैयार है, तो आप आरओ प्री के साथ उसको चला सकते हैं, क्योंकि आप अगर 2 घंटा ईमानदारी से जीएस का रिवीजन करेंगे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, और बाकी थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको पढ़ना पड़ेगा, 6-7 घंटा आप मेंस में देंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, निबंध लिखेंगे, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेंस बिल्कुल नहीं तैयार है, एक भी पेपर नहीं तैयार है, 10-20% भी नहीं तैयार है, तो आपके सामने बहुत बड़ा रिस्क है, तो आपको डिसीजन लेना होगा। और मेरी सलाह यही है कि फिर उस दशा में जो है आप आरओ पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके लिए आरओ निकालना वो ज़्यादा आसान होगा। तो ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है। लेकिन अगर आपका दिल नहीं मानता है मेरी सलाह, तो आप जो है दोनों की साथ में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपने पीसीएस प्री निकाला है, यानी आपका जीएस स्ट्रांग है, और आप जो है आरओ के जीएस को भी आराम से क्रैक कर पाएंगे थोड़ी सी जो है रिवीजन में। तो एक बात ये हो गई। तो यूपी पीसीएस मेंस और इसमें जो है कन्फ्यूजन जो है अब आपको नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि हमारा जो है यूपी पीसीएस मेंस बिल्कुल नहीं तैयार है 2024 का, तो क्या हम जो है, और उन्होंने आरओ का फॉर्म नहीं भरा है, तो क्या उनको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की तैयारी करनी चाहिए? तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पीसीएस की तैयारी उल्टी होती है। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, है ना। भले ही आपका 0% तैयार है और आपको आरओ नहीं देना है, तो ऐसी स्थिति में आप मेंस के पेपर्स को पढ़ना अच्छे से शुरू करिए, ठीक है। साथ में सीसाइट भी पढ़िए, जिससे आपका यूपी पीसीएस 2025 जो प्रीलिम्स आने वाला है अक्टूबर में, उसमें आपको जो है कोई दिक्कत ना होने पाए। और जब 2 महीना बचे तो आप मेंस का दृष्टिकोण हटा के केवल वो सब्जेक्ट्स को जो है रिवाइज करना शुरू करिए जो केवल और केवल प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, और सीसाइट को अच्छे से तैयार करिए। सीसाइट की वजह से इस बार बहुत सारे लोगों का जीएस अच्छा होते हुए भी सीसाइट की वजह से वो आउट हो गए। कई लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि उनका ज़्यादा नंबर था, उसकी तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से उनको एक बार सीसाइट पे अपने ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीसाइट में 1 या 2 नंबर से आप फंस गए हों और उसकी वजह से आपका पूरा रिजल्ट जो है डिसक्वालीफाई में चला गया हो, क्वालिफाई आप नहीं कर पाए हैं। तो ये बात हो गई कि, और अगर बिल्कुल भी मेंस तैयार नहीं है आपका, तो आप आरओ की बेझिझक तैयारी करिए, लेकिन आरओ में मेंस को साथ लेके चलिए, तभी आपको जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि यही स्थिति फिर आगे आपके सामने आएगी। तो ये हमारे जो है चयनित विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं 55+ से अधिक सिलेक्शन हम लोग जो है समीक्षा अधिकारी और जो है कुछ अन्य परीक्षाओं में मिलाकर दे चुके हैं, और इनमें से कई सारे ऐसे समीक्षा अधिकारी हैं जो अब पीसीएस भी बन चुके हैं, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी आपने देखे होंगे। तो जो 50% वाला ऑफ़र चल रहा है कोर्स का, उसको जो है आप ले सकते हैं। कोर्स की डिटेल ये है, नंबर आपको मैंने पहले ही दिया है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अभी भी तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा आरओ के लिए 9000 क्वेश्चंस की हमारी जो है बहुत ज़बरदस्त एक रिवीजन टेस्ट है। टेस्ट का अपने आप में एक अलग महत्व है। इसमें पूरा जो है जो नया ट्रेंड है उसके अनुसार कराया जा रहा है। वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं, फुल टेस्ट भी है, और सेगमेंट वाइज भी टेस्ट हैं, यानी टॉपिक वाइज भी टेस्ट हैं। तो इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे जो ऑफिस के दोनों नंबर हैं, इन पे जो है आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके वर्किंग डेज में आप बात कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, इससे जो है आपका जो है पढ़ाई बहुत अच्छे से तरती रहेगी और साथ में आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था ना कि 5 ऐसी बातें जिन पर अगर आप फोकस करते हैं और अभी से भी फोकस करते हैं तो आपका आरओ प्रीलिम्स जो है कभी रुकने वाला नहीं है, और मेंस में भी आपका फाइनल सिलेक्शन होके ही रहेगा। तो स्मार्ट स्टडी जो एक शब्द है, जैसे आजकल हर चीज़ में कहते हैं ना कि आज स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, वैसे ही स्मार्ट स्टडी है। एक स्टडी का कन्वेंशनल तरीका है कि आपको पता है कि आपको जीएस के 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और आपने 8 सब्जेक्ट के लिए एक 2 बुक, मतलब जो आपको समझ में आया, जो आपके सीनियर्स ने बताया, जो आपके टीचर्स ने बताया, वो ले लिया, और उसका आपका पहले पन्ने से लेके और आखिरी पन्ने तक आप उसको लगातार पढ़ते चले गए, रट्टा मारते चले गए, और जैसे भी आपने पढ़ के जो है तैयार करने का उसको प्रयास किया। एक ये तरीका हुआ। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि निश्चित रूप से आपके पास समय हमेशा ही कम रहता है, कोई भी व्यक्ति तैयारी में आता है, उससे अगर ये कहा जाए कि आपको हम जो है ये कह रहे हैं कि आप 2 साल जो है केवल या 1.5 साल पहले जो है आप केवल बेस बनाइए,
आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, आप बाकी जो है कुछ बेसिक सोर्सेज से पढ़ के जो है पहले अपना बेस तैयार करिए, उसके बाद सीधे फिर जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी शुरू करिएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मान लीजिए आपने 3 महीना बेसिक पढ़ना शुरू किया, आपके सामने फॉर्म आ गया, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, 6 महीने बाद जो है उसका एग्ज़ाम आ गया। फिर क्या करते हैं, आप शॉर्टकट्स अपनाते हैं। शॉर्टकट्स अपनाते हैं तो आपकी बेसिक तैयारी तो वैसे भी ब्लॉक हो गई जो कर रहे थे, और शॉर्टकट्स में आपने क्या किया, आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है या जो है आपको लगा कि जितना हम पढ़ पाते हैं उतना पढ़ के देंगे, अपने आप को आजमाएंगे, तो जो है कुल मिलाकर जो है किया। अगर बाई लक जो है आपका हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप फिर वहीं पर आ गए जहाँ से आपने शुरुआत की थी। इसलिए पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बहुत ही स्मार्ट तरीका होना चाहिए। और स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट स्टडी क्या है, सबसे पहले आपको जो है जो एग्ज़ाम देना है उसकी एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने 100 टॉपिक्स बताए हैं एनालिसिस के आधार पर, वो वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप 100 टॉपिक्स डिकोड एग्ज़ाम करके सर्च कर लेंगे तब भी आपको जो है वो यूट्यूब पर मिल जाएगा, और उसको बहुत लोगों ने देखा है, आप भी उसको जो है ज़रूर देखिए, एक बार जो है लाभ उठाइए। एनालिसिस कैसे होगी, एनालिसिस का तरीका एक ही होता है। हमेशा जो है किसी भी गलती की या किसी भी एक्सपीरियंस को हम कहाँ से सीखते हैं, हम पास्ट से सीखते हैं। पास्ट मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, जितने भी आपके पास उपलब्ध हो, 5 साल के, 10 साल के, बिल्कुल उपलब्ध हैं। घटना चक्र, यूथ पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशंस की जो है बुक्स उपलब्ध हैं। आर के स्पेशली जो है प्रीवियस क्वेश्चंस वहाँ पर दिए गए हैं। आप उसके बेस पर देखिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें आप पाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो है बार बार जो है कालक्रम पूछा जाता है, घटनाओं का, राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का, युद्धों का, किसान आंदोलनों का। इसी तरह से और भी आपको हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में दिखेगा कि कहाँ पर जो है रिपीटिशन ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे आप साइंस में पाएंगे कि विटामिन से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ रहा है, पोषण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिनरल्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर मानव रोग पे पूछा जाता है, विटामिन की डिफिशियंसी से क्या रोग होते हैं वो पूछा जाता है, बैक्टीरिया से क्या होता है, फंगस से कौन से रोग होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है 100 सवा 100 ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, जिनमें आपको लगेगा कि हाँ इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इनसे रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने के कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के आपको, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आ जाएंगे, 5-7%, 10% क्वेश्चंस जो है उस पर बेस्ड आ जाते हैं, या कभी कभी सेम भी रिपीट हो जाते हैं। पहले तो 40% तक रिपीट हो जाते थे, आज से 5-7 साल पहले की ये बात है, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं तो आपका भला नहीं होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवल जो है ट्रेंड एनालिसिस का एक बेहतर तरीका है, और उससे ये होता है कि हमारा अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा कोई, तो वो हमारा छूटने नहीं पाएगा, उसको हम हल कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस की, अब इसके हिसाब से अपना जो है एक सेट किया गोल। अब पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, आप कम से कम जीएस के 2 सब्जेक्ट, हिंदी तो आपका डेली वाला है, ये एक कह देते हैं हम, और करंट अफेयर्स, इसको 1 यूनिट मानते हुए, मतलब ये 4 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं। इसके लिए आप समय विभाजन कर लीजिए। अगर आपके पास 8 घंटा समय है, 8 घंटा विशुद्ध पढ़ने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 8 घंटा बैठते हैं तो उसमें 4 घंटा पढ़ते हैं। 8 घंटे का मतलब है कि 8 घंटे में आपको ना मोबाइल देखना है, ना बाकी चीज़ें देखनी है। बीच में आप गैप लीजिए, 45 मिनट, 1 घंटे पे जो है 5 मिनट का, 10 मिनट का गैप लीजिए, थोड़ा सा वॉक करिए, पानी वानी पीजिए, फिर बैठ जाइए। वो सब चीज़ें अलग हैं, वो अपने अपनी हैबिट्स पे होता है। तो जीएस को आपको कम से कम जो है 4 घंटे देने हैं, और इन 4 घंटे में 2 सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ने का भी रीज़न है, इससे क्या होगा आपको, आप इसमें 2 सब्जेक्ट कैसे चूज़ करेंगे, एक इजी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। कैसा, एक इजी सब्जेक्ट। इजी सभी के लिए इजी की परिभाषा अलग है, जो जिसको रुचिकर लगता है वो उसके लिए इजी होता है। और एक आपको जो हार्ड लगता है,
अब जो आर्ट्स बैकग्राउंड का होगा उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हार्ड लगेगी, ठीक है। और जो उस बैकग्राउंड का होगा उसको जो है हो सकता है पॉलिटी, साइंस वाले को पॉलिटी टफ लगे। तो एक इजी आपको चुनना है, एक हार्ड चुनना है। इससे क्या होता है, आपका जो है बैलेंस बना रहता है। अगर आप 2 हार्ड चुन लेंगे तो आप जो है आप जल्दी बोर हो जाएंगे। तो कम से कम एक में मन लगेगा, एक में मन नहीं लगेगा तो लगा लेंगे, ये सोच के हमको करना है। तो 2-2 घंटा इसको हमको करना है। और इसमें भी क्या पढ़ने का तरीका होगा, रिवीजन मस्ट है। एक हफ्ता पढ़िए, एक हफ्ते में जितना पढ़ा उसको रिवाइज करिए। अभी रिवीजन वाले उस पर आते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं। अगर आप हिंदी को खूब अच्छे से पढ़ चुके, आपने जो है पिछला वाला एग्ज़ाम भी दिया था जो रद्द हो चुका था, आपके 55 नंबर, 52 नंबर, 53 नंबर आए थे, इसका मतलब आपने हिंदी खूब ठीक ठाक पढ़ी है। तब भी मिनिमम आपको 1 घंटा जो है हिंदी को देना चाहिए। अगर आपकी हिंदी बढ़िया तैयार है तो आप जीएस में 1 घंटा बढ़ा दीजिए, जीएस को आप 5 घंटे कर दीजिए और 2.5 घंटे पढ़िए, ठीक है। ये सभी के लिए कंडीशनल है, इसीलिए मैं हर तरह की बात आपको बता दे रहा हूँ। तब आप केवल 1 घंटा आप हिंदी को दीजिए। अगर आपकी हिंदी पहले से तैयार है, हिंदी पहले से नहीं तैयार है तो आप 2 घंटा दीजिए। और इसमें भी जो है 6 टॉपिक्स हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, सिलेबस आपने खूब पढ़ा हुआ है, खूब एग्ज़ाम दिया हुआ, खूब समझा हुआ है। तो मान लीजिए जैसे एक आपने उसमें भी ले लिया, एक तत्सम तद्भव ले लिया, आपको कठिन लगता है, एक विलोम शब्द ले लिया जो आपको आसान लगता है। अब 1 घंटा वो पढ़ा, 1 घंटा वो पढ़ा, हफ्ते में एक बार उसका रिवीजन कर लिया। तीसरा जो है, अब अगर 5 और 6 घंटा कह रहे हैं तो करंट अफेयर्स को जो है 2 घंटा आप दीजिए। करंट अफेयर्स को मैं 2 घंटा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है जैसा पूछा जा रहा है उस लेवल को अचीव करने के लिए अगर आप अभी से 2 घंटा नहीं पढ़ेंगे और किसी वार्षिकांक के भरोसे बैठ जाएंगे कि घटना सार आएगी, घटना चक्र आएगी, आई दृष्टि आएगी तो उसको हम निपटा लेंगे, और यही सोच के बहुत से लोग पीसीएस का एग्ज़ाम देने गए थे और उन्होंने अच्छे से निपटा भी लिया है। तो इसलिए जो है करंट अफेयर्स ये चाहता है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, आप वीकली मंथली ना पढ़ें, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। डेली कैसे पढ़ेंगे, कोई एक यूट्यूब चैनल जो आपको प्रिय हो। हम तो अपना भी रिकमेंड करते हैं, हमारे यहाँ हृदय सर जो है 1 जनवरी से जो उन्होंने नए पैटर्न के अनुसार पढ़ाना शुरू किया है, जो लोग उसको पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं, कम से कम 1000-2000 लोग नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं। और उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाती है, तो वो भी चिंता नहीं कि आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। रोज़ सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर उनका वीडियो आता है, 35-40 मिनट का वीडियो होता है, 45 मिनट के लगभग का, उसको पढ़ लीजिए। और उसके अलावा बाकी जो है कोई एक मैगज़ीन रेफ़र कर लीजिए। तो डेली आपको जो है ये डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। नहीं आप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो एक न्यूज़पेपर, कोई भी राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर हो, जनसत्ता मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो दैनिक जागरण भी पर्याप्त है, ठीक है। अमर उजाला का जो है राष्ट्रीय संस्करण, इस तरह या जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदू पढ़ सकते हैं तो हिंदू पढ़िए, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल अप चीज़ हो जाती है। अगर उस लेवल का देखना है तो जनसत्ता जो है हमको सबसे बेहतर लगता है। उसमें आप आर्टिकल्स भी अच्छे निकलते हैं और जो है न्यूज़ भी बहुत ही अपडेटेड टाइप की रहती है। तो एक मैगज़ीन या तो एक कोई भी यूट्यूब चैनल से आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए, किसी का भी फॉलो करिए जिसको जो आपके समझ में आता हो। यहाँ कोई ऐसी हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप उसके साथ में एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लें तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये हो गया। और एक मंथली मैगज़ीन आपको कम से कम लेनी है, चाहे क्रॉनिकल पतली वाली ले लीजिए, चाहे घटना चक्र ले लीजिए, घटना सार ले लीजिए। अब तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको समझ में आए वो ले लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते आ रहे हैं, जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़िए। कुल मिलाकर 2 घंटा अगर आप करंट अफेयर्स को नहीं देंगे तो समझ लीजिए बहुत बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है। करंट अफेयर्स का वेटेज ठीक ठाक है और इसमें 140 क्वेश्चन जीएस के आने हैं। ये मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे ही आएंगे, और जो जीएस पूछा जाएगा वो भी करंट पे बेस्ड पूछा जाएगा। इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। हिंदी तो अपने आप में ट्रम्प कार्ड है ही है, करंट अफेयर्स भी अपने आप में ट्रम्प कार्ड है। तो ये जो है तरीका हो गया जो है कैसे हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब जो दूसरा पॉइंट है इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दी। तो पहली चीज़ तो हिंदी, मैंने यही कहा
कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है हिंदी की, आप 50 प्लस पिछले एग्ज़ाम में लाए थे, तो आपको 1 घंटा पढ़ना है केवल। और अगर आप 50 के नीचे थे तो आपको 2 घंटा पढ़ना है। आप इसी को एक पैरामीटर मान लीजिए, ठीक है। इसके लिए जो है हमारी जो बुक है, अगर ये आपके पास है तो इसके अलावा आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अवेलेबल है, बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आप इसको मंगा लीजिए। केवल इस किताब को, इसमें जो है 154 पन्ने हैं। कितने हैं? 154 पेजेस हैं। अगर आप इसको एग्ज़ाम तक 4 बार अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लेंगे और 5 बार कर लेंगे तो और भी मज़ा आ जाएगी। फिर तो आपका आप 55 की गारंटी हो जाएगी, जो हम हमेशा देते हैं। इस पे किताब पे भी हमने छाप रखा है कि 55 की गारंटी है इसमें 60 में से। और इसको 154 पन्ने आपके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है। आप एग्ज़ाम देख ही रहे हैं, अभी बहुत अनिश्चित है, मई में भी हो सकता है, जुलाई के लास्ट, अप्रैल के लास्ट में भी हो सकता है, और बहुत आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर जो है आपके 50 से कम नंबर आए थे या आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको 2 घंटा इसको देना पड़ेगा। तो ये एक बात हो गई, ये हिंदी की हो गई। और हिंदी को लिख लिख के याद करना। कैसे याद करना है? लिख कर। वर्तनी वाली जितने भी शब्द हैं, जैसे दैदीप्यमान, उज्ज्वल, याज्ञवल्क्य, ठीक है, इस तरह के जो शब्द पढ़ते हैं ना आप, तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ेंगे आपको उच्चारण उसका बढ़िया आता है। लेकिन जब आपसे 4 ऑप्शन बहुत क्लोज वाले दे देता है और कहता है इनमें से सही वाला कौन सा है, तब आप कंफ्यूज होते हैं। अरे याज्ञवल्क्य इस तरह से लिखा था कि इस तरह से लिखा था किताब में। और वही लोग जो उसको लिख लिख के याद करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी किताब उठा लीजिए और सारे शब्दों को लिख डालिए, ऐसा नहीं है। जो शब्द कठिन है, अब जैसे धनुर्धर है, अब रा ऊपर कहाँ लगना है, बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज जाते हैं। बहुत बेसिक सी बात है ना। तो अगर आप इसको लिख के याद किए होंगे तो बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं खोला एग्जाम्पल के लिए, मुझे एक शब्द देखना था कठिन कोई, दुस्सील। दुस्सील कैसे लिखा जाएगा? दुर्निर्वार्य कैसे लिखा जाएगा? दुरात्मगण लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो इस तरह के शब्द जो है, दुशासन, दृष्टांत, अध्येता, तत्वज्ञ। अब जैसे तत्व होता है तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और तत्व सही है होता है ना। तो जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आपका जो वर्तनी अशुद्धि वाले प्रश्न हैं उनमें आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। लिख कर करेंगे तो और फिर तत्सम तद्भव में भी फ़ायदा रहता है, क्योंकि तत्सम तद्भव में और जो है विशेष विशेषण, जितने भी कठिन शब्द हैं उनको लिखिए। लिखने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन लिखने से जो है ये चीज़ें जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो ये जो है हो गई कैसे लिखना है। और 1 हफ्ते में जितना पढ़िए उसको जो है संडे को रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। और इसमें भी कम से कम 2 टॉपिक, जैसे मैंने कहा, कभी भी सिंगल टॉपिक के पीछे मत पढ़िए। 2 टॉपिक इसमें जो है साथ में लेकर चलिए। और उसमें भी एक जो है आपको जो आसान लगता हो, जैसे विलोम शब्द सभी को आसान लगता है, तो एक विलोम रख लीजिए। उसके कॉम्बिनेशन में जो है आप तत्सम तद्भव रख लीजिए, है ना। तत्सम तद्भव रख लीजिए, या वाक्यांश के लिए एक शब्द रख लीजिए और उसके कॉम्बिनेशन में आप क्या रख सकते हैं, कठिन मान लीजिए तो पर्यायवाची शब्द रख सकते हैं, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए, एक जो आपको आसान लगता हो, एक जो आपको कठिन लगता हो। तो ये बात हो गई हिंदी की। और अंततः आपको हिंदी ही विजय दिलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में जो 55 प्लस से नीचे जाएगा वो कट ऑफ नहीं पार कर पाएगा, क्योंकि अब हिंदी के लिए सभी लोग बहुत जागरूक हैं। आप एक सामान्य से विद्यार्थी से भी पूछिए जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करता है, वो हिंदी में 50 प्लस तो नॉर्मली ले आता है। इतनी हिंदी सबने तैयार कर ली है। पहले हिंदी के लिए जागरूकता कम थी। दूसरी चीज़ जो है करंट अफेयर्स की, जो हमने बात की, तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब मैंने बता दिया। ट्रम्प कार्ड हैं ये दोनों, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जीएस की जो सारी समस्याएं हैं उसका निवारण करंट अफेयर्स में और हिंदी में ही छुपा है। जो जीएस में आपको जो भी कमी निकलेगी, आपकी जीएस में जो भी आप कम पढ़ पाएंगे या अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे,
वो सारी कमी कौन पूरी करेगा? वो जो है करंट अफेयर्स और हिंदी ही पूरी करेगी। और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, स्रोत वगैरह और तरीका तो मैंने बता दिया कि 2 घंटे पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? टॉपिक वाइज, ना कि वन लाइनर। वन लाइनर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, केवल जो है केवल फैक्ट की जानकारी के लिए याद कर लीजिए। लेकिन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का मतलब है, मान लीजिए जो है नोबेल प्राइज़ मिला, जो है 2024 में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। अब नोबेल प्राइज़ आपने याद कर लिया कि साइंस के लिए इनको मिला है और इकोनॉमिक्स के लिए उनको मिला है, ठीक है। इस तरह से आपने उसके सारे जितने भी क्षेत्रों में दिया तो याद कर लिया। लेकिन नोबेल प्राइज़ का बैकग्राउंड भी याद करिए। नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी संस्था देती है, उसमें कितना पैसा मिलता है, और जिन लोगों को मिला है वो किस देश के निवासी हैं ये भी पता होना चाहिए। चाइना के हैं कि पोलैंड के हैं कि हंगरी के हैं, कहाँ के हैं, और उन्होंने इकोनॉमिक्स में जो काम किया है वो किससे रिलेटेड है। उनमें से अगर कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटी है जो कोई बुक लिखता हो, जिसकी कोई बुक बहुत चर्चा में पहले से है, तो उनकी बुक का नाम भी याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपसे नोबेल प्राइज़ ना पूछे, आपसे ये पूछ लीजिए नोबेल प्राइज़ विजेता सो एंड सो के द्वारा लिखी गई किताब का इनमें से कौन सा जो है नाम है। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को भी तैयार रहना है ना। और अब तो जो है चूँकि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से ऑड वन आउट जो है, या इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा नहीं सही है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स को डेप्थ में पढ़िए, बिल्कुल भी उसको हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं आखिरी में एक वार्षिकांक 1-1.5 महीना पहले ले लूँगा और उसको रट मारूंगा, मेरा तैयार हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होना है। उसमें से आपको 20 में से 5-7 क्वेश्चन लायक ही मटेरियल मिलेगा। लेकिन अगर आपने खुद से पढ़ा है, खुद से नोट्स बनाते चले हैं, डेली पढ़ते चले हैं, न्यूज़पेपर का सहारा लिया है, आपने किसी अच्छे चैनल का सहारा लिया है, और थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स आप बनाते हुए चल रहे थे, तो आपको जो है बहुत ही लाभ मिलेगा। और स्मार्ट स्टडी में एक बात छूट गई थी, उसको यहीं पर ले लेते हैं। नोट्स की बात आ गई है तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम शॉर्ट नोट्स बनाएं या प्रॉपर नोट्स बनाएं। देखिए, नोट्स बनाने का कोई अर्थ नहीं है। नोट्स जैसे आप किसी भी संस्था से जुड़े, जैसे जो डिकोड एग्ज़ाम के जिन्होंने बैच लिए हुए हैं, फाउंडेशन कोर्स लिए, उनको प्रॉपर नोट्स मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन हैबिट हमको क्या रखनी चाहिए, जब भी हम कुछ पढ़ें या कोई वीडियो देख रहे हैं पढ़ने के लिए, हाथ में पेन होना अनिवार्य है और साथ में नोटबुक होना अनिवार्य है। कोई भी चीज़ जो आपके सामने से ऐसी आई, आपको ऐसी सुनाई पड़ी, दिखाई पड़ी, जो ऐसा फैक्ट है जिसको लगता है कि आप याद नहीं रख पाएंगे, उसको जो है बहुत शॉर्ट में नोट कर लीजिए। खुद पढ़े या खुदा पढ़े, जो कहावत है ना, तो वही वाली कहावत रखिए। आपको किसी दूसरे को नोट शेयर नहीं करना है, ठीक है, ना किसी को आपको दिखाना है, ना किसी को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपके रूम पार्टनर हो तो बात अलग है, उनसे आप चीज़ें शेयर करते हो। लेकिन कुल मिलाकर मेरा कहने का आशय ये है कि आपको दूसरे के लिए नोट्स नहीं बनाना है, आपको नोट्स अपने लिए बनाना है। तो अपने लिए आप जितना संक्षिप्त तरीके से उसको लिख लेंगे, और जब आप रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में, तो आप उसको जो है पढ़ के याद कर पाएँ। जैसे आपने 1857 क्रांति के बारे में कुछ लिखा, या कि उसमें यहाँ का विद्रोह इन्होंने किया था, यहाँ का विद्रोह, तो उसमें 1857 क्रांति, कानपुर और नाना साहब, इस तरह से आपने शॉर्ट में जो है 3 लाइनें लिखी। अब उसका इंटर रिलेशन आप जानते हैं, आपने शॉर्ट में लिखा है, आपको पता है कि क्यों हमने लिखा था। तो ये जो है शॉर्ट नोट्स हो गया, ये भी स्मार्ट स्टडी का तरीका है। अब वो समय चला गया है, क्योंकि वो पूरी पढ़ाई के लिए समय होता था। जब आपसे कहा जाता था कि आप 2 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे, केवल बैकग्राउंड तैयार करेंगे, तब लोग जो है स्वर्णाक्षरों में लिख लिख के बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाते थे। तब पूरा वो टेक्स्ट बुक की तरह नोट्स बना लेते थे, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं 5 महीना, 4 महीना, 6 महीने में जो है पढ़ के और जो है एग्ज़ाम निकाल लें, और जबकि आपकी बैकग्राउंड तैयारी है ऐसी स्थिति में, तो शॉर्ट नोट्स से बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता है। जो कुछ भी पढ़ें देखें उसको शॉर्ट नोट्स करें। दूसरा तरीका है, आपके पास अगर प्रॉपर नोट्स हैं किसी भी जगह से, तो आप जो है उसमें हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में उसको दोहरा सकें। तो ये जो है बात हो गई ट्रम्प कार्ड की।
हिंदी की बुक के बारे में बता ही दिया है कि हिंदी में अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए कि हिंदी में आपको फिर कुछ ना पढ़ना पड़े तो ये हमारी बुक ले लीजिएगा। इसके अलावा हमारी जो है 10 प्रैक्टिस टेस्ट जो नया पैटर्न है उस पर, और मतलब इसके क्वेश्चंस आप देखिए, जो है हमने एक वीडियो में पूरा दिखाया हुआ है, आपको लगेगा कि जो अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है बिल्कुल वही जो है उस तरह के ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्योंकि अब वैसे ही क्वेश्चन आने हैं। तो ये बुक जो है आपके पास मस्ट है, होनी चाहिए। और ये जो है बीच में इसकी क्राइसिस भी हो जाती है, इसलिए अगर आपको ना मिले तो परेशान मत होइएगा, और ये जल्दी ही फिर से जो है मार्केट में आ जाएगी। वैसे ऑनलाइन भी बिकी रही है, ऑनलाइन भी आप जो है लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और ऑफलाइन भी आपके शहर के बड़े स्टोर्स में मिल रही है। ये जो है किताब जो है ये टेस्ट सीरीज की प्रिंटेड बुक है, तो आपको प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा, आपको एक बुक के फॉर्म में मिल जाएगा। और ये आरओ में भी काम आएगी प्रीलिम्स में, और पीसीएस में भी उतनी ही काम आएगी। जीएस दोनों का कॉमन है, इसलिए ये किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अपना जो है अगला हम लेते हैं रिवीजन की बात करते हैं। देखिए, आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी स्मार्ट योजना बना लें, लेकिन अंततः वो व्यक्ति ही इस परीक्षा में सफल होगा जिसका रिवीजन 3 से 4 बार हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी एक बार में देखी हुई चीज़ हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, लेकिन जब उसको हम बार बार रिवीजन करते हैं तब जो है हमारे जो है अनकॉन्शियस माइंड से जो है सबकॉन्शियस माइंड में आकर फिर कॉन्शियस माइंड में जैसे ही हम उसको रिकॉल करते हैं उसको हम कर पाते हैं। और केवल एक बार की पढ़ी चीज़ इतनी खतरनाक होती है कि वो आपको कभी भी सही उत्तर टिक करने ही नहीं देगी, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देगी। आप तीनों चारों विकल्प जब पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ ये वाला सही था, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो कहेंगे लगा था ये वाला सही था। क्यों? क्योंकि आपको बहुत हल्का हल्का सा धुंधला सा याद आ रहा है, उसके बारे में एक बार पढ़ा था। और वही आपने अगर 3 से 4 बार रिवीजन किया है तो वो आपका जो है परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा, उसके बाद वो आपको भूलेगा नहीं। भूलेगा मतलब ये नहीं कि आप मुँह ज़बानी आपको याद होगा, लेकिन क्वेश्चन देखते ही आपका हाथ खुद चल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान लीजिए, जिसका आपने रिवीजन किया है और वो प्रश्न आपके सामने आता है, तो जो आप पहली बार में जो है उस पर टिक लगाते हैं, तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही पहले सबसे पहला अपने आप ही हमारा हाथ चल जाता है कि हाँ ये वाला सही है। तो ये मान लीजिए कि 90% वही ऑप्शन सही होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम फाइनल जो है OMR सीट भरने बैठते हैं तब हम जो है फिर कन्फ्यूज़न अपने दिमाग को अगर ज़रा सा भी कर लेते हैं कि यार ए वाले को तो हमने पहले सोचा है लेकिन अब पता नहीं क्यों सी वाला लग रहा है, या अगल बगल कहीं आपने चर्चा में किसी से सुन लिया, बात कर ली, तो अगर उसने कह दिया सी तो आप पता चला सी पे चले गए, है ना। तो कॉन्फिडेंट रहिए, अगर आपने इसको पहले पढ़ा है, रिवाइज़ किया है और आपको पहली जो है बार में ही देखते आपको ए लगता है या बी लगता है, जो भी लगता है ऑप्शन, तो मोस्ट प्रॉबेबली जो है वही सही ऑप्शन होता है। ये बहुत ही आजमाई हुई बात है। तो रिवीजन का क्या तरीका है? रिवीजन का तरीका है या तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अपने टाइम टेबल को सेट करिए जब आप केवल रिवीजन करेंगे, नई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए हम हफ्ते में 1 बार की बात करते हैं, तो आपने 6 दिन पढ़ा और 7वें दिन जितना जी 6 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर आपने 6 दिन पढ़ा और उसके बाद जब 7वां दिन आया तो आप इसको भी 1 बार रिवाइज़ करेंगे, इसको भी 1 बार रिवाइज़ करेंगे, इसको भी 1 बार रिवाइज़ करेंगे जो आपने पढ़ा था, क्योंकि अब इसके रिवीजन में कम समय लगेगा। अब ये जो रिवीजन है वो शॉर्ट में हो जाएगा। इससे बेहतर प्लान ये है कि आप हफ्ते में 2 दिन का बना लीजिए रिवीजन की, 2 दिन रिवीजन करूँगा और बाकी के 4 दिन पढ़ूँगा, 5 दिन पढ़ूँगा, 2 दिन रिवीजन करूँगा। तो इस तरह से 7 दिन का पूरा प्लान आपका तैयार हो जाएगा। तो रिवीजन और बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है, और अभी आपके पास समय है तो आप जो है अच्छे से अच्छा प्लान बनाइए। देखिए, जितना रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। आपने हमारे चैनल में बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, सभी ने एक ही बात करी है कि सर हमने पढ़ा कम है, हमने सोर्सेज कम रखे थे, लेकिन हमने रिवीजन मल्टीपल टाइम्स किया है। तो रिवीजन जिनका मल्टीपल टाइम्स होगा, निश्चित रूप से जो है वो अच्छा स्कोर करते ही करते हैं, और वो उनकी सफलता में संदेह जो है बहुत ही नाम मात्र का होता है, यानी वो सफल ज़रूर होते हैं। तो रिवीज़न करिए
और रिवीजन में अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, जो आपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाया था लिखते समय। अगर आपने नोट्स को हाईलाइट किया था नोट्स को पढ़िए, आपने बुक को हाईलाइट किया था तो बुक को पढ़िए। मतलब रिवीजन में आपको जो है पूरी किताब फिर से नहीं पढ़नी है, पूरा चैप्टर फिर से नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर्स आपने ये सोच के रखे थे कि मैं भूल जाऊँगा, उनको आपको जो है जो शॉर्ट नोट्स में लिखे होंगे उनको आपको रिवाइज़ करना है। तो इस तरह से आप पीछे का रिवाइज़ करते चलेंगे और आगे का जो है नया नया पढ़ते भी चलेंगे, और ये जो है हमारा ये तरीका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अब जैसे पीसीएस का पेपर जिन लोगों ने प्रीलिम्स का दिया था, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई कि ऐसा पेपर बना था कि मतलब उसमें 125 से ऊपर जो है पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं। बहुत से लोग 10-20 क्वेश्चन तो पढ़ तक नहीं पाए, इतना लेंदी पेपर था। तो लेंदी पेपर का मतलब क्या है, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर नहीं है। हम कठिन और आसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा ये बताइए। टाइम मैनेजमेंट तब आएगा जब आप प्रॉपरली कोई भी टेस्ट सीरीज लेकर उसका लगातार अभ्यास करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी अलग ग्रुप चल रहा है, पीसीएस और आरओ के लिए अलग से ग्रुप चल रहा है। आप उसमें जो है टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट सब कराए जाते हैं, और इसीलिए कराए जाते हैं कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को अभ्यास में रखेंगे, जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ज़्यादा अभ्यास ज़रूरी है। तो अगर अभ्यास नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चंस की, तो आपका जितना भी पढ़ना है वो व्यर्थ हो सकता है। क्योंकि असली काम तो आपको यही करना है ना कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हो। और ये विश्वास मानिए, जिनका भी टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में बेहतर होता है वो कम पढ़ के भी अच्छे स्कोर कर लेते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस छांट लेते हैं जो उनको करने हैं और उनको टाइमली करके अपनी कॉपी सबमिट कर देते हैं। कुछ लोग केवल इस चीज़ में ही उलझे रहते हैं कि वो 150 क्वेश्चंस को पूरा टच ही नहीं कर पा रहे हैं। 150 क्वेश्चंस को पीसीएस की बात करें, अब तो आरओ वाला एक साथ आपके साथ 200 क्वेश्चन का जो है एक साथ टेस्ट होगा। तो 200 क्वेश्चन भले ही समय प्रॉपर मिला हुआ है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, 200 क्वेश्चन एक साथ करना एक बोझिल काम है। और कहीं आपने जो है जीएस में ज़्यादा समय लगा दिया तो हिंदी का आप समय खा जाएंगे, आपने हिंदी में ज़्यादा समय लगा दिया तो जीएस का खा जाएंगे। इसका कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारना होगा। तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप लीजिए, किसी भी अच्छे संस्थान की लीजिए, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज लीजिए। बस उसमें टेस्ट सीरीज में 2-3 चीज़ें देखिए कि टेस्ट सीरीज प्रॉपर उसी ट्रेंड और पैटर्न पे हो जिस तरह से आजकल लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम हो रहे हों। दूसरा, उसमें क्वेश्चंस का स्तर, और तीसरा जो है उनकी आंसर की कितनी शुद्ध है, और उसके साथ आपको जो है व्याख्यात्मक हल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। केवल आपको टिक करके बता दिया गया कि ये सही है ये गलत है, तो वो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आपके पास उस प्रश्न की पूरी व्याख्या भी होनी चाहिए कि कोई प्रश्न क्यों सही है, कोई ऑप्शन क्यों गलत है, कोई ऑप्शन क्यों सही नहीं है, और इसमें एडिशनल जानकारी उससे रिलेटेड सब कुछ आपके पास होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज हल करने का पहला मकसद आपका होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। दूसरा मकसद ये होना चाहिए कि हम निगेटिव मार्किंग को कैसे जो है निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे आप, जब आप में जजमेंट की पावर आ जाएगी। मान लीजिए हम आरओ की बात करते हैं कि 200 क्वेश्चंस में से निगेटिव मार्किंग तो आपको पता ही है हमको कितने प्रश्न अटैम्प्ट करने चाहिए। क्योंकि अगर एक समझदार व्यक्ति है तो वो उतने ही जो है प्रश्न अटैम्प्ट करेगा जितने पे उसको फुल कॉन्फिडेंस है, या थोड़े बहुत तो रिस्क वाले क्वेश्चन भी लेगा। 150 पे मान लीजिए फुल कॉन्फिडेंस है, 30 क्वेश्चन जिनमें रिस्क है वो भी ले लिया, तो 180 प्रश्न तक जो है उसने हल कर लिए इसमें, है ना। 20 क्वेश्चन जिसमें लगता था कि अगर हम इसको टच भी करेंगे तो हम गलत कर देंगे, तो उसको छूने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीका जो है आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है और क्वेश्चंस का जजमेंट कैसे लेना है। तो जितना आपका रिवीजन रहेगा उतना ज़्यादा आप जो है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। रिवीजन कम रहेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मार्क्स भी कम हो जाएंगे। यानी अटैम्प्ट तो हमको हमेशा हायर साइड करना है। अगर 200
प्रश्नों का एग्ज़ाम है तो 180 से कम आपको अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए आइडियली, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन तो हिंदी के हैं जिसमें से आप 55 तो आराम से हल कर ही लेंगे। 55 क्या 58 59 तक हल करेंगे, कुछ लोग 60 तक भी हल करेंगे। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। सारी प्रॉब्लम जीएस में है। तो ये जो है दूसरा हो गया। तीसरा हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम जब OMR पर ही एक तो टेस्ट दीजिए। पहली चीज़ OMR एक निकलवा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, उसकी कई सारी प्रतियां निकाल लीजिए। OMR पे प्रश्न आप हल करेंगे तो आपको एक्चुअल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग आएगी, और आप जो है जो सर्किल ब्लैक करेंगे, सर्किल फिल करेंगे, तो उससे बिल्कुल आपका प्रॉपर अभ्यास बन जाएगा कि हमने तीसरा क्वेश्चन छोड़ा है तो तीसरे को हमको नहीं टच करना है, चौथा किया है तो चौथे को हमको फिल करना है, 1 2 को फिल करना है। तो ये अभ्यास होना चाहिए जिससे एग्ज़ाम में जल्दबाजी में जो है सीरियल वाली मिस्टेक ना होने पाए कि तीसरा छोड़ना था तो तीसरा फिल कर दिया, चौथा करना था तो चौथा छोड़ दिया, तो पता चला आपका पूरा सीरियल से गलत होते ही चला गया 10-15 क्वेश्चन जो है ना। तीसरी चीज़ आपको क्या सीखनी है कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से गलत हो रहे हैं। आपको ये नहीं, मतलब टेस्ट सीरीज को इस तरह से नहीं लेना है कि हमको 200 में मात्र 150 क्वेश्चंस मिले तो हम जो है निराश हो जाएं। तो जो हमको तीसरा जो है टेस्ट सीरीज से लाभ लेना है वो ये लेना है कि हमारे किन एरियाज से, किन टॉपिक्स से, किन सब्जेक्ट के प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे हैं। हमको ये सबक लेना है और उस सबक को कैसे करना है कि हमको उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, उनका अच्छे से रिवीजन करना है। आपका मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न गलत हो रहा है, आपका विटामिन से गलत हो रहा है, आपका मध्यकालीन भारत में जो है संतलत काल से प्रश्न गलत हो रहे हैं ज़्यादा, तो आपको पता चल गया कि ये टॉपिक यानी हमारा या तो अच्छे से तैयार नहीं है या हमने पढ़ा नहीं है, इसका रिवीजन हमारा अच्छा नहीं हुआ है। तो आपको उसको जो है उससे सबक लेते हुए पढ़ना। लेकिन एक चीज़ टेस्ट सीरीज से नहीं करनी है, चाहे कितनी भी हार्ड हो, चाहे कितनी भी आसान हो, आपको उसके मार्क्स को लेकर जो है निराश नहीं होना है कि आप जो है उसको लेके बैठ जाएं कि अरे 200 में मेरे 150 ही नंबर आ रहे हैं तो कैसे अब मैं पास कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए घर में दिया हुआ टेस्ट, घर में बैठ के कमरे में बैठ के दिया हुआ टेस्ट जो है और असली जो टेस्ट हो, असली माहौल में जो एग्ज़ाम होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना। और अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके सारे ही सब्जेक्ट तैयार हो जाएं। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप इस अप्रोच के साथ जाते हैं कि आपने जो मैक्सिमम आप कर सकते थे वो आप कर चुके हैं, ये अप्रोच लेके जाते हैं। तो जो आप मैक्सिमम कर चुके हैं तो उसके आधार पर जो है आप वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, अभी आप तैयारी फेज़ में हैं, लगा रहे हैं फुल टेस्ट, तो अगर कम आएंगे तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है। ठीक है, और वैसे भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपनी कमियों को जानना टेस्ट का उद्देश्य है, ना कि जो है उस मूल्यांकन से जो है, क्योंकि आपके कितने भी ज़्यादा आ जाएं कितने भी कम आ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा वो असली एग्ज़ाम में होगा। तो उसकी तैयारी करनी है और उसके लिए हमको जो भी हम सबक सीखते हैं टेस्ट देकर रेगुलर, उनसे जो है हमको करना है। तो ये टेस्ट की बात हो गई कि टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो आप परीक्षा में कभी निराश नहीं होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो है ऑफ़र भी चल रहा है। आप जो है फुल टेस्ट वाला जो हमारा 47 टेस्ट है, इसमें लगभग 4800 प्रश्न हैं और ये हमारे ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध होंगे। आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा एक हमने अभी बहुत रिसेंट टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जो पीसीएस और आरओ दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी। वैसे तो इसका टारगेट पीसीएस को ही लेके है, लेकिन अभी आरओ में बहुत अनिश्चितता बनी है। अगर कोई आप में से ऐसा है जो पीसीएस आरओ दोनों की तैयारी करना चाहता है तो उसको मैं कहूँगा कि ये वाला टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर ले। और उसके पीछे वजह है, वजह ये है कि इसमें हम लगभग 12,000 प्रश्नों को फुल टेस्ट और सेगमेंट वाइज टेस्ट के माध्यम से डेली करवा रहे हैं। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा एडमिशन लेने के बाद, और आपको पहले से टॉपिक पता होंगे कि आज किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक का टेस्ट होगा। आप उसको सुबह से पढ़ लीजिए और शाम को जो है जब 7-8 बजे टेस्ट होता है तो उसका टेस्ट दे लीजिए। उसकी व्याख्यात्मक हल वाली आपको पीडीएफ मिल जाएगी, 1-2 बार उसका रिवीजन कर लीजिए तो आपका उस टॉपिक से संबंधित जो भी जो है प्रश्न है महत्वपूर्ण वो सब तैयार हो जाएंगे। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर है जो हृदय सर का, इस पर आप जो है बात कर लीजिए।
मैं इतना ज़रूर कहूँगा, वैसे हर व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को या अपनी चीज़ को हमेशा अच्छा ही बताता है, लेकिन यहाँ पर कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। जो लोग दे रहे हैं वो उस ग्रुप में टेस्ट, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें, जिससे और लोग को भी हेल्प मिल सके कि क्या आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप ये टेस्ट लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका पीसीएस और आरओ दोनों के जीएस में बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो है ये हमने स्टार्ट की है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं। इस तरह से इसमें पूरा एक शेड्यूल की तरह से जो है आपको पहले से टॉपिक बताकर उन पे टेस्ट कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी जो और फाइनल बात जो है तैयारी के बारे में, निरंतरता। अगर आप 2 दिन 3 दिन जोश में पढ़ेंगे, उसके बाद 3 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर आप जो है फिर आपको कहीं से मोटिवेशन मिला, फिर आपने 4 दिन पढ़ा, फिर आप 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, 6 दिन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है कभी भी सफलता जो है नहीं मिल सकती है अगर आपका लक बहुत अच्छा हो और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाले हों कि आपको सब जो है एक बार में पढ़ते हुए आपके दिमाग में छप गया हो, वो बात अलग है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हमको जितना भी पढ़ना है, अगर हमको 3 घंटा या 5 घंटा भी पढ़ना है तो वो हमको डेली पढ़ना है। अब उसके लिए हमको चाहे शादी ब्याह को मैनेज करना पड़े, चाहे किसी का बर्थडे मैनेज करना पड़े, चाहे कोई दावत को जो है मैनेज करना पड़े। भाई दावत शाम को है तो आपको सुबह अपना टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो तरीका जो हमने स्मार्ट स्टडी का बनाया कि हमको अगर 8 घंटे का हमने एक शेड्यूल बनाया है तो उसमें हमारा डेली का टारगेट भी होगा ना कि हमको डेली जीएस के 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी 1 घंटे पढ़नी, करंट अफेयर्स जो है 2 घंटे पढ़ने हैं। तो जो ये हमने अपना टारगेट बनाया था, इस टारगेट को हमको अचीव करके ही रात में सोना है। चाहे आप सुबह पढ़ें, चाहे दोपहर में पढ़ें, चाहे रात में पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, आपको डेली टारगेट्स को अचीव करना है। अब आप बीमार हो जाते हैं, कोई अपरिहार्य परिस्थिति आ जाती है, आपको कहीं घर जाना पड़ जाता है, वो सब बातें अलग होती हैं, वो सभी के जीवन में होती हैं। लेकिन छोटी छोटी बाधाएं जो होती हैं कि मार्केट चले गए, बर्थडे में चले गए, या आज शादी में जाना है तो आज नहीं पढ़ेंगे। अरे शादी में जाना आपको पहले से पता है ना, शाम को शादी में जाना है, दोपहर में जाना है, तो कम से कम 8 घंटा नहीं तो 4 घंटा 5 घंटा तो सुबह पढ़ लीजिए। आप कैसे कवर करेंगे? या तो नेक्स्ट डे जो है जो आपका लॉस हुआ है उसको आप जो है कवर करिए, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, क्योंकि निरंतरता जो है किसी भी चीज़ में, जीवन में, केवल पढ़ाई में नहीं। अगर आपको पूरे मैं होलिस्टिक अगर जीवन को देखता हूँ और अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपके हर कार्य में निरंतरता आवश्यक है। कंसिस्टेंसी के बिना जो है आप जो है कोई भी लक्ष्य नहीं अचीव कर पाएंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके जो है कुछ नहीं होगा। जो करना है आपको रेगुलर करना है जब तक आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाए। जो है आपने स्वामी विवेकानंद जी का भी बहुत प्रसिद्ध कथन सुना होगा, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारं निबोधत। तो उसका मतलब ये नहीं था कि उठ के खड़े होकर, उठने का मतलब होता है कि आप में वो चेतना होनी चाहिए कि हम जो है तैयार हैं। उठने का मतलब हम तैयार हैं। जागने का मतलब है कि अब हम जो है बिल्कुल फोकस्ड हो गए कि हमको ये काम करना है। और चलने का मतलब है कि हमको अपने काम को निरंतरता से करते रहना है और तब तक करते रहना है, उस पथ पर हमको तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आज के समय में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है अपने आप में। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की ही तलाश है। मैक्सिमम लोग हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। ऐसी दशा में इस फील्ड में जो है तैयारी वाली फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस फील्ड में भी, तैयारी वाली फील्ड में बहुत ज़बरदस्त संघर्ष अब आ चुका है। अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं तैयारी के प्रति। लोगों के पास अच्छे माध्यम, अच्छे साधन उपलब्ध हैं और बहुत से लोग बहुत अच्छी निरंतरता से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उनके साथ कम्पीट करना है, लाखों में एक बनना है, तो निश्चित रूप से जो है आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जिसमें ये अंतिम बात ये है कि आपको स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा। आपको दूसरे को नहीं दिखाना है पढ़ाई करके।
आप पढ़ रहे हैं तो आपको खिड़की खोल के पूरे मोहल्ले को नहीं दिखाना है कि आपने 12 घंटे पढ़ाई की है। आप अपने को संतुष्ट करिए, आप अपने अंतर मन को संतुष्ट करिए, अपनी आत्मा को संतुष्ट करिए कि आपने वास्तव में आज 8 घंटा पढ़ा है। और जिस दिन आपने 8 घंटा नहीं पढ़ा है उस दिन आपको निश्चित रूप से जो है उस चीज़ की ग्लानि भी होनी चाहिए, और उसको कैसे कवरअप किया जाए इसके बारे में भी आपके पास जो है कोई ना कोई प्लान आपको बनाना ही होगा। तो ये जो है ये अंतिम बात थी। और इसके साथ जुड़ी हुई बात ये है कि मेंस की तैयारी चाहे आप 10% भी करें लेकिन करते रहें, कम से कम आप मेंस से परिचित तो रहें। आप रोज़ 10 मुहावरे पढ़ लीजिए, आप 20 रोज़ प्रशासनिक शब्दावली पढ़ लीजिए, हफ्ते में एक निबंध लिख लीजिए, हफ्ते में एक अपठित गद्यांश लिख लीजिए, हफ्ते में एक पत्र लेखन फॉर्मेट बना के तैयार कर लीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि आप हमेशा ही जो है चीज़ों में नहीं रहेंगे। और निबंध लेखन की तैयारी आपकी जो है हफ्ते में एक निबंध के लिए आपको क्या करना है, आपको अखबार के आर्टिकल्स जो होते हैं, जो उसमें संपादकीय और बाकी लेख होते हैं, उनको पढ़ना है। साथ में कुरुक्षेत्र योजना जैसी मैगजीन्स डेली आती, बहुत सस्ती होती, सरकारी प्रकाशन की है। उसमें सब कुछ काम का नहीं होता है, 50 पेज में मुश्किल से 15-20 पेज आपके काम के होते हैं। तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपकी प्रीलिम्स में भी काम आता है, क्योंकि उसमें योजनाएं अच्छी अच्छी होती हैं और योजनाओं के बारे में पूरा डिटेल्ड जो है वर्णन होता है। और सारे आंकड़े जो होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, जो आपको कहीं भी यूज़ करने में बहुत आसानी से आपकी मदद करेंगे। तो ये जो है आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपको मेंस को भी साथ लेकर चलना है। अगर आप पार्ट टाइम वाले हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 8 घंटे का ही लक्ष्य बनाइए, आप 5 घंटे का कम से कम तो लक्ष्य बनाइए ही। 2 घंटा सुबह पढ़िए, 3 घंटा शाम को पढ़िए, या आपके पास संभव हो तो 3 घंटा सुबह पढ़िए, 2 घंटा शाम को पढ़िए, जैसे भी करिए 5 घंटे आपको मिनिमम पढ़ने हैं, क्योंकि इससे कम में जो है इतना वास्ट सिलेबस कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। पीसीएस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अक्टूबर में आप देख रहे हैं 12 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। और अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में पीसीएस को आप क्रैक कर लें एक बार में, तो हमारा जो ये मतलब नया एक प्रयोग है, और ये प्रयोग बहुत सोचा समझा जो है, बहुत ही जो है सभी लोग के सलाह और उससे निकला हुआ है। हमने ऑल इन वन कोर्स लॉन्च किया है इसके लिए। ऑल इन वन कोर्स में प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ हम कवर करेंगे, सबकी तैयारी कराएंगे। कोई भी आपको सीरीज अलग नहीं लेनी है, कोई भी आपको बुक नहीं लेनी है, ना आपको करंट अफेयर्स अलग से पढ़ना है, ना सीटेट अलग से पढ़ना है, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक आपको अलग से पढ़ने हैं। सब कुछ हमारे इसी में दिया हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं है। मतलब पढ़ाई का हर एस्पेक्ट आपको अलग अलग कुछ नहीं करना। आपको मेंस की प्रैक्टिस सेट साथ साथ में चल रही है, मेंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आपको प्री की प्रैक्टिस का अलग बैच चल रहा है, डेली जो है उसमें टेस्ट कराए जा रहे हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, पीडीएफ में नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स की विशेषता ये है कि भले हमारे लेक्चर्स हिंदी में हैं, लेकिन हमारे नोट्स जो है पीडीएफ वाले वो बाइलिंगुअल हैं। उसके अलावा डेली टेस्ट प्रोग्राम हो रहा है, मेंस और प्री दोनों एक साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम प्री मेंस बाद में शुरू करेंगे, मेंस और प्री दोनों एक साथ हमारा चल रहा है। और जो हमारे यहाँ से मेंस क्वालिफाई करेगा उसका अंतिम परिणाम कुछ भी हो, उसको उसकी पूरी फीस हम रिफंड करेंगे, उपहार स्वरूप जो है उसको प्रोत्साहन के रूप में जो है उसको हम वापस करेंगे। तो ये ऑल इन वन कोर्स है और इसकी सारी जानकारी जो है इस पर दी गई है। अभी इस पर भी ऑफ़र चल रहा है, अगर आप जुड़ना चाहें तो आप अभी जितनी जल्दी हो सके इससे जुड़ जाइए, जिससे जो आपका 12 अक्टूबर का लक्ष्य है पीसीएस प्रीलिम्स का वो बेकार ना जाए। और सबसे बड़ी बात, ये 18 महीने की वैलिडिटी के साथ में है। इन केस आपका ये वाला प्रीलिम्स नहीं होता है या आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है तो ये कोर्स आपके पास 18 महीने रहेगा एडमिशन लेने से। आप अगला प्रीलिम्स भी इससे दे पाएंगे। और आरओ जैसे छोटे एग्ज़ाम जो है वो भी इसी में कवर हो जाएंगे। आपको केवल हिंदी अलग से पढ़नी, बाकी सब कुछ तो इसमें है ही है। निबंध वगैरह और हिंदी जो है मेंस की सब इसमें जो है आपको जो है इसमें सब कुछ जो है। पीसीएस में तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कहीं बाहर भी पढ़ना पड़े। आपको एक भी बुक, एक भी कुछ भी आपको बाहर से लेने की आवश्यकता इस कोर्स के साथ नहीं पड़ेगी। अगर आप केवल मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जो हमारा चल रहा है, तब भी आप संपर्क कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मित्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत सारे एस्पेक्ट पे चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की आगामी जो है जो परीक्षा है उसमें
क्या रणनीति होनी चाहिए, उसको हमने एक बार और जो है अच्छे से समझने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।